अगर हमारी बैठकों से, हमारे गठबंधन से उनको परेशानी नहीं है तो घबराहट भरे बयान क्यों आते हैं बीजेपी नेताओं के? कुछ भी बोलते हैं, अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। आपको कहीं ना कहीं डर हुआ तभी तो फ्रस्ट्रेशन मिटा रहे हैं, कुछ न कुछ बोलकर अपना झेप मिटाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना दुष्प्रचार करती है और मीडिया के बीच में उसकी इतनी घुसपैठ हो गई है कि मीडिया में से कई हिस्सों को उसने प्रभावित कर रखा है और उन माध्यमों से अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने का प्रयास बीजेपी वाले करते रहे। नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पर किसी भी प्रकार का प्रशंसा नहीं खड़ा किया सकता है। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरोप लगा रहे हैं, उन भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर में क्या हो रहा है पिछले 3 महीने से, जहाँ भाजपा के शासन है? हरियाणा में क्या हो रहा है, जहाँ बीजेपी के शासन है? लगातार 3-3 महीने से लोगों की हत्या हो रही है। जब कांग्रेस का दबाव, विपक्षी नेताओं का दबाव, लगातार हम लोग महंगाई को लेकर इशू बनाकर आगे चल रहे हैं, आम जनता की इशू को सामने ला रहे हैं, तो घबराहट में आपको सब्सिडी का झुंझुना थमाना पड़ा मजबूरी में। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। तीसरी बैठक विपक्षी एकजुटता की मुंबई में होने वाली है। इसको लेकर बिहार की सियासत में काफी गहमागहमी है। बता दें कि विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है, यानी बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि लाख कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री कर लें, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। बिहार में आए दिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए, रोजगार की स्थिति देख लीजिए, महिलाओं के साथ आए दिन जो ज्यादती हो रही है, यानी कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन सब कुछ आज मटिया मेट है। मुख्यमंत्री को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सत्ता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा। कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को आप? बीजेपी लगातार आरोप लगाई जा रही है, विपक्षी एकजुटता की कुछ फायदा होने वाली है आप लोगों की? देखिए, विपक्षी एकजुटता का ही ये प्रभाव है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है टॉप टू बॉटम, उन सब में घबराहट फैल गई और वो लोग तरह तरह के आधारहीन बातों को रखते हैं, कहीं न कहीं अपने फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हैं। जो निराशा और एक तरह से घबराहट उनके अंदर आ गई है, उसी का प्रकटीकरण उनके नेताओं के बयानों से दिखता है। अगर हमारी बैठकों से, हमारे गठबंधन से उनको परेशानी नहीं है तो घबराहट भरे बयान क्यों आते हैं बीजेपी नेताओं के? कुछ भी बोलते हैं, अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। आपको कहीं ना कहीं डर हुआ तभी तो फ्रस्ट्रेशन मिटा रहे हैं, कुछ न कुछ बोलकर अपना झेप मिटाना चाहते हैं। पटना की बैठक, बेंगलुरु की बैठक और अब मुंबई की बैठक आप देखेंगे, जहां 26 दल मिलकर हमने गठबंधन इंडिया के नाम से बनाया, मुंबई में उससे ज़्यादा पार्टियां एकजुट होंगी। तो कहीं न कहीं उन दलों को भी ये एहसास हो गया है कि कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए और इंडिया गठबंधन ही एक मजबूत गठबंधन का शक्ल ले रहा है, इसको ही मजबूती देना चाहिए। तब राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जीत को हम और सुनिश्चित कर पाएंगे, ऐसा उन दलों का मान्यता है। और लोगों को विश्वास बैठ गया है कि अब नरेंद्र मोदी जी की वापसी संभव नहीं है। देश की जनता ने उनको अच्छी तरह से जान लिया है कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, जुमला करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं और एक भी वायदे को पूरा नहीं करते। तो जो दल, जो सरकार अपने किए हुए वादों में से एक भी वादा को पूरा न करे, उसे दोबारा आज तक इस देश में वोट नहीं मिला है। तो बीजेपी का सत्ता से जाना तय हो चुका है और इसी घबराहट में वो लोग अनाप शनाप बयान देते रहते हैं और कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। एक सवाल अभी है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने वाली है मुंबई में, शेष दिन बचे हुए हैं, किस तरह की तैयारी है? कौन कौन आ रहे हैं? कितने दल आ रहे हैं? क्या जो बेंगलुरु में बैठक हुई थी उससे ज़्यादा दल इस बैठक में शामिल होंगे? मैंने कहा ना, जहाँ एक तरफ 26 दल जुटे थे पिछली बैठकों में, इस बार वो संख्या बढ़ी हुई आपको नज़र आएगी। चूँकि जो निर्णायक लोग बैठे हैं, जिनके संपर्क में लोग हैं, जो संपर्क कर रहे हैं, ये उन्हीं की तरफ से एक तरह से संकेत आया है कि हमारे सदस्यों को, हमारे मित्रों की संख्या बढ़ेगी मुंबई की बैठक में। और उसमें कई और फैसले होने हैं, खासकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन सकता है। कई स्तर पर
संगठन के लेवल पर भी कुछ निर्णय हो सकते हैं, खासकर इलाका वाइज हो सकता है, जिम्मेदारी दी जाए, संयोजक बनाए जाए, हमारी रणनीति का हिस्सा क्या हो, कौन दल किसका किस राज्य में किस इलाके में प्रभाव है, वहाँ उसकी भूमिका चुनाव में कैसी होगी, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, और भी हमारा प्रचार माध्यम को लेकर हमारी सोच बन सकती है कि चूँकि हमें उस फ्रंट पर मजबूती से लड़ना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना दुष्प्रचार करती है और मीडिया के बीच में उसकी इतनी घुसपैठ हो गई है कि मीडिया में से कई हिस्सों को उसने प्रभावित कर रखा है और उन माध्यमों से अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने का प्रयास बीजेपी वाले करते रहे। तो हमें उस फ्रंट पर भी मजबूती से अपने पक्ष को रखते रहना है और आम जनता की उन कठिनाइयों को उजागर मजबूती से करना है। इस तमाम तरह के प्रश्न और रणनीति इस बैठक में आएंगे और उसमें आप देखेंगे अच्छे निर्णय सामने आएंगे। एक सवाल यह भी है कि संयोजक वाली बात जो है वह रास नहीं आ रही है। बिहार की जनता भी जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर क्या करने वाले हैं, कि कौन क्या डिसीजन लेने वाले हैं बिहार को लेकर के। साफ तौर से अगर देखा जाए, देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा जो फरमान जारी किया गया, आप देख लीजिए आए दिन रोजगार को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख लीजिए। तो इन सब चीज़ों की तरफ बिहार के मुख्यमंत्री का रुख नहीं है, उन्हें सिर्फ चुनावी चीज़ों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। करना क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री बहुत ही सुविचारित तरीके से अपना काम करते हैं। नीतीश कुमार जी के कार्यशैली पर किसी प्रकार का प्रशंसा नहीं खड़ा किया जा सकता है। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरोप लगा रहे हैं, उन भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर में क्या हो रहा है पिछले 3 महीने से, जहाँ भाजपा के शासन है। हरियाणा में क्या हो रहा है, जहाँ बीजेपी के शासन है। लगातार 3-3 महीने से लोगों की हत्या हो रही है मणिपुर में। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। क्या उन लोगों को कोई मॉरल राइट है कि बिहार के बारे में बात करें? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर क्या स्थिति से कंट्रोल से बाहर है क्या? बिल्कुल नियंत्रण में। छिटफुट 1-2 घटनाएं कभी कभी होती हैं जो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होता है, कई राज्यों में होता है और सरकार तत्काल उस पर कार्रवाई करती है। ये मणिपुर जैसा नहीं कि हेल्पलेस बीजेपी के लोग बैठे हैं और अन्याय चल रहा है, अत्याचार चल रहा है। क्या नहीं किया वहाँ महिलाओं के साथ इन लोगों ने? ये किस मुँह से बात कर सकते हैं? लेकिन तो सवाल यहाँ पे भी है ना कि महंगाई को लेकर के आप लोगों ने जिस तरह से है तौबा मचाया, तो आप देख लीजिए कि सब्सिडी अब केंद्र सरकार दे रही है गैस सिलेंडर पे, तो ये अच्छा, कहीं राहत देने वाली है ना। और बिहार के अच्छा, मुख्यमंत्री हैं कि आंख से आंसू महिलाओं के निकाल रहे हैं। अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं चाहता था कि ये प्रश्न मीडिया में आए। 9 साल से सरकार में है, अब महंगाई बढ़ाए हुए थे, गैस पेट्रोल डीजल सब पर बढ़ाए हुए हैं। जब कांग्रेस का दबाव, विपक्षी नेताओं का दबाव, लगातार हम लोग महंगाई को लेकर इशू बनाकर आगे चल रहे हैं, आम जनता की इशू को सामने ला रहे हैं, तो घबराहट में आपको सब्सिडी का झुंझुना थमाना पड़ा मजबूरी में। सवाल यही खड़ा होता है कि तो 9 साल से ये सब्सिडी आपने क्यों रोक रखी थी? लोगों का पहले आपने खून चूस लिया। करोड़ों लोगों के ऊपर आप लगातार आर्थिक बोझ दिए हुए थे और अब चुनाव सर पे आ गया तो आप कह रहे हैं 200 रुपये हम सब्सिडी दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि अगर बीजेपी के लोग चाहते तो पहले भी सब्सिडी दे के लोगों को राहत दे सकते थे। तो उनका पर्पस सब्सिडी देने का ये नहीं था लोगों को राहत मिले। उनका चूँकि चुनाव सर पे आ गया है, जनता को क्या कहेंगे, किस मुँह से जनता के पास जाएंगे? महंगाई को लेकर लोग परेशान हैं, लोगों ने लगातार बीजेपी के खिलाफ वोट डालना शुरू कर दिया है। तो उन चीज़ों से डर और भयभीत के वश में आकर बीजेपी ने मजबूरी में, अगर चुनाव न होता तो ये थोड़ी सब्सिडी देते। अभी भी पेट्रोल डीजल में क्यों नहीं दाम घटा रहे हैं, क्यों टैक्स कम करी सरकार? पेट्रोल डीजल तो आज भी 100 रुपये से ऊपर लीटर बिक रहा है। तो अब क्यों, किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? आप देखेंगे चुनाव आते आते ये लोग पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कमी लाएंगे। ये सब चुनाव को लेकर कर रहे हैं। लोग इन चीज़ों को समझ नहीं रहे कि अगर चुनाव नहीं सर पे होता तो बीजेपी वाले हमें राहत देने का नाटक नहीं करते। तो आम जनता इन चीज़ों को समझ रही है, इनको सत्ता से बाहर करेगी, इंडिया गवर्नमेंट को सत्ता में लाएगी और फिर हम सभी चीज़ों को ठीक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुने थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।